लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल देके बंद किया था, होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया था। ये कंपाउंड था CH3 COOH CHO CN, ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए थे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा आपको E और Z सिस्टम्स ये तैयार करना था। बेसिकली इस सवाल को देने का जो मकसद था, वो मकसद सिर्फ इतना सा था कि कार्बन एटम्स हैं, ये कार्बन एटम्स सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, तो इस केस में प्रेफरेंस आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर कार्बन एटम से जुड़े हुए बाकी दोनों एटम सेम हैं, तो आप प्रेफरेंस किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये वाली सिचुएशन आपको देखनी। इस तरह के केसेस में आप क्या करते हैं कि जैसे इधर भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप कार्बन एटम से जुड़ी हुई कार्बन एटम की जो बाकी बची हुई 3 वैलेंसीज हैं, उनको कंसीडर करते हैं। इस वाले कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं और इस वाले कार्बन एटम की तीनों वैलेंसीज पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तीनों वैलेंसीज पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर है, ये वाली वैलेंसी इधर आ गई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी 2 वैलेंसी से तो ये ऑक्सीजन लगी हुई है और एक वैलेंसी से ये ऑक्सीजन लगी हुई है। दैट मीन्स इसकी 3 वैलेंसी से ऑक्सीजन लगी हुई है, इसकी 3 वैलेंसी से हाइड्रोजन लगी हुई है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सर्टेनली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप की प्रेफरेंस फर्स्ट हो गई और ये सेकंड प्रेफरेंस का ग्रुप हो गया। ठीक इसी तरीके का कंसिडरेशन यहां पे ले लेते हैं। ये 3 नाइट्रोजन्स लगे हुए, यानी इस कार्बन की तीनों वैलेंसीज से नाइट्रोजन लगा हुआ है। यहां भी वही सिचुएशन है, पहले कार्बन एटम देखा आपने, इसकी 3 वैलेंसीज से नाइट्रोजन लगा हुआ है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन और 1 वैलेंसी से हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आपके सामने ये सवाल होगा कि आप किसे प्रेफरेंस देंगे। यहां इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो सर्टेनली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इसमें ओवरऑल मेजॉरिटी देखेंगे तो यहां पे आपको मेजॉरिटी मिलेगी। इसके अंदर 2 एटम्स ऐसे हैं जिसका एटॉमिक नंबर ऊपर वाले के 2 एटम से ज्यादा है और 1 एटम ऐसा है जिसका कम है। उसका उल्टा यहां पर, तो सर्टेन सी बात है, यहां पर इसे फर्स्ट प्रेफरेंस और इसे सेकंड प्रेफरेंस मिल गई, राइट। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप ड्रॉ करें तो C डबल बॉन्ड C, ये सेकंड प्रेफरेंस का ग्रुप, ये फर्स्ट प्रेफरेंस का ग्रुप, अकॉर्डिंगली ये सेकंड प्रेफरेंस का ग्रुप और ये फर्स्ट प्रेफरेंस का ग्रुप। तो ये फॉर्म कैसी हो गई? Z फॉर्म जैसी। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे, इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, इस वाले ग्रुप के ऑर्डर को हम ना छेड़े, ये एज इट इज ले लें, यानी CHO नीचे CN ऊपर, और इनको हम पलट दें, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस का ग्रुप यहां ले आए, सेकंड प्रेफरेंस का ग्रुप यहां ले आए, तब क्या बन जाएगी? E फॉर्म बन जाएगी। दैट मीन्स E फॉर्म कैसी दिखेगी? C डबल बॉन्ड C, COH CH3, इधर CHO ही रहेगा और इधर CN ही रहेगा। इस तरह की सिचुएशन, राइट। तो ये E फॉर्म हो गई और ये Z फॉर्म हो गई।
ये प्रेफरेंस वाली चीज आपको मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उस टाइम पर ये पर्टिकुलर चीज वहां पर एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम होता है या कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम होता है, जिसे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उस आरएस कॉन्फ़िगरेशन को समझने में ये मदद करेगा। राइट? क्लियर? तो अब यहां से ये वाला सवाल तो आपको क्लियर होगा। यहां से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ेंगे, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हम आपके 11th-12th के कोर्स में बात करें या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एज सच बात करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नाम मात्र को है, वहां पे जगह जगह यूज की हुई है, बच्चे को कहीं से अलग से बताई नहीं गई है, क्योंकि 11th क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपको एज ए टॉपिक प्रॉपरली समझाई गई है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पे छोड़ दी गई। और 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हैलोजन कंपाउंड्स, उन हैलोजन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से घुसाई हुई है, बहुत अच्छे लेवल तक घुसाई हुई। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये आइसोमेरिज्म वेल डिफाइंड वे में पढ़ी नहीं है, लेकिन चैप्टर में इसकी यूसेज हो रही है। तो इसको समझना आपको इसीलिए जरूरी है कि आप उस चैप्टर को समझ पाए। जो हैलोजन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है उसको समझने में आसानी तभी हो पाएगी, खासतौर से SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट उन्होंने दिए, वो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े बिना आप नहीं सीख सकते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जो हम पढ़ते हैं, उस पढ़ने में हम सर्टेनली कुछ कीवर्ड्स पहले सीखते जाते हैं और फिर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम वास्तव में इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म की एप्लीकेशन को समझने में लगाते हैं। वो कीवर्ड्स मैं आपको लिख करके यहां पर दे रहा हूं, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है कायरलिटी, या इसको चिरैलिटी भी कह देते हैं। दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तीसरा एनेंशियोमर्स। चौथा डायास्टीरियोमर्स। पांचवा इपीमर्स। छठा एनोमर्स। ये मेजर कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स से रिलेटेड जब हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये सारे कीवर्ड्स एक चीज से रिलेटेड है और वो चीज है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसी लाइट जो अपने आप में स्पेशल है। देखिए, जो नॉर्मल लाइट आप यूज करते हैं, उसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसको मैं फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, ना मुझे जाने की जरूरत है। मैं एक जनरलाइज्ड चीज जो यहां पे लेना चाह रहा हूं, वो लाइट के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की बात करना चाह रहा हूं, यानी पार्टिकुलेट वाइब्रेशंस की बात करना चाह रहा हूं। पार्टिकुलेट वाइब्रेशंस यानी वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं उनकी बात करना चाह रहा हूं। जब आप नॉर्मल लाइट, जिसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब आप देखते हैं
तो इस तरह की स्थिति है। ऐसा आपने बना हुआ देखा होगा। ये बनी हुई चीज क्या कह रही है ये मैं आपको समझाता हूं। अगर लाइट के प्रोपोगेशन की दिशा ये है, ठीक है, इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो सिंपली जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन है हर एक पॉसिबल प्लेन पर जो इस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। मैं 3D में आपको इसको विजुअलाइज करना है, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आपको ये बता रहा हूं। तो ये जो पार्टिकुलेट वाइब्रेशंस है हर एक पॉसिबल प्लेन में है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइट अगर ऐसे करके बाहर आ रही है तो ये परपेंडिकुलर आपको पार्टिकुलेट वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे करके अगर जा रही है तो भी आप बोर्ड के प्लेन में ले सकते हैं परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अगर ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, जैसे मैंने यहां पे पॉइंट बनाया, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में पार्टिकल के वाइब्रेशंस। ये है नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस नॉर्मल जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इस नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई कैसे करते हैं, हम इसको एक प्रिज्म से पास करते हैं जिसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन है, मतलब निकोल प्रिज्म से जब आप ऐसे पास करेंगे इसको, तो निकोल प्रिज्म के दूसरी तरफ जो लाइट आएगी, ये दूसरी तरफ वाली लाइट इस तरह की होगी कि उसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन एक ही पॉसिबल प्लेन में होंगे, राइट। वो प्लेन ये हो सकता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये प्लेन जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का प्लेन है, या वो प्लेन ये हो सकता है। उस केस में जो प्रोपोगेशन है लाइट का वो सामने हो रहा हो, जैसा भी है परपेंडिकुलर ही होंगे क्योंकि ये वाइब्रेशंस। तो सिंप्लीफाइड वे में जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो क्या है कि यहां पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस तरीके की लाइट से कनेक्टेड है जिसको हम पोलराइज लाइट कह रहे हैं। और इस पोलराइज लाइट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, द लाइट in which particulate vibrations, the light in which particulate vibrations are found in only one possible direction। यहां पर किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में थे, यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबल डायरेक्शन या प्लेन में होंगे। कोई भी एक हो सकता है, इसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, कोई भी एक प्लेन हो सकता है, राइट। आई होप आपकी समझ में आना चाहिए कि पोलराइज लाइट क्या होती है, क्योंकि ये जो पूरी आइसोमेरिज्म है वो इस पोलराइज लाइट की तरफ किसी कंपाउंड के बिहेवियर को बताती है, राइट। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पोलराइज लाइट क्या होती है। हमने नॉर्मल लाइट समझी, नॉर्मल लाइट में किस तरीके की सिचुएशन होती है, फिर हमने पोलराइज लाइट समझी, पोलराइज लाइट में किस तरीके की सिचुएशन होती है। वो लाइट जिसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस सिर्फ किसी एक पॉसिबल प्लेन में है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम वन बाय वन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम ऑप्टिकल
आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहेंगे? कंपाउंड्स which show differential behavior towards polarized light। यानी ऐसे आइसोमर्स जिनकी प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि इनका जो बिहेवियर है पोलराइज लाइट की तरफ, वो बिहेवियर डिफरेंट है। मैंने यहां पे लिखा डिफरेंशियल बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द पोलराइज लाइट, ये बिहेवियर डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस किस तरह का ये समझ सकते हैं। जब हमने डिफरेंशियल बिहेवियर की बात की तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आया? दोज which don't have the ability to rotate the plane of polarized light। यानी इन आइसोमर्स में जो पहला डिफरेंस है वो एबिलिटी का होगा। कुछ ऐसे आइसोमर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने की एबिलिटी नहीं रखते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे यानी दोज which have the ability to rotate the plane of polarized light। कुछ ऐसे होंगे जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने की एबिलिटी रखते होंगे। ठीक है जी। इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे आप? इनको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इनको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। इनको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव और इनको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसमें तो कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये फर्दर दो तरीके के होंगे। कौन से दो तरीके के होंगे? एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, दूसरा लीवो रोटेटरी होंगे। डेक्स्ट्रो ये शब्द बताता है साउथ, या हिंदी में बोलते हैं दक्षिण को। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हिंदी में और क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। बेसिकली ये दक्षिण या साउथ को बता रहा है। अब यहां पे दक्षिण या साउथ आप ढूंढने जाएंगे तो अलग बात है। ये दक्षिण या साउथ ये वास्तव में क्या है? एक, अगर आप बोले तो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है।
याद कीजिए बचपन में आपने पढ़ा कि अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके पीठ की तरफ वेस्ट, राइट हैंड की तरफ साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बचपन में, मुझे भी याद है, बिल्कुल बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में सिखाया गया कि दिशाओं को कैसे पहचानते हैं। तो उसमें ईस्ट की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े होंगे तो पीठ की तरफ वेस्ट होगा, आपके राइट हैंड साइड साउथ और लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ होगा। तो उसी चीज को यहां इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है रोटेशन ऑन द राइट हैंड साइड। इसका जो मतलब है दैट इज रोटेशन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सिमिलरली लीवो रोटेटरी, इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त। और ये जो वाम शब्द है इसका मतलब ही है लेफ्ट। इसका मतलब है लेफ्ट। तो ये बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? रोटेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसको इंडिकेट करेगा रोटेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रोटेशन ऑन द राइट हैंड साइड एंड रोटेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी। तो अब एक बेसिक चीज निकल करके आ गई कि साहब ऑप्टिकल आइसोमर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। किसी एक कंपाउंड के तीन टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। पहले वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, दूसरे वो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब ऑप्टिकली एक्टिव में डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव में लीवो रोटेटरी हो सकते हैं। ठीक है जी, हम इस चीज को जो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन है, अगर उसको हम यहां पे समझना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, ये डायग्राम जिसमें ये सिंपल सी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन है। ये पोलराइज लाइट अगर है, इसको अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं, यानी हमने किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से इसे पास किया, पास करने के बाद अगर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये हो गई, देखिए ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन। अभी क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं इनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज घूम गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स की है। यहां कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके सॉल्यूशन से अगर पोलराइज लाइट पास की जाए तो पोलराइज लाइट के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का प्लेन राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट हो जाता है एक सर्टेन डिग्री से। ऐसे कंपाउंड्स को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली अगर ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये हो जाती, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की टिल्टिंग हो गई। लेफ्ट हैंड साइड घूमने लगे पार्टिकल, या हम बोले जो प्लेन है पोलराइज लाइट का वो लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये तो हमें देखने को मिलती है डेक्स्ट्रो रोटेशन में, जिसके अंदर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का प्लेन राइट हैंड साइड रोटेट हो गया। ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी लीवो रोटेशन में, जिसके अंदर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का प्लेन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। राइट। तो ये एक
जनरलाइज बात हो गई अबाउट डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लीवो रोटेशन, अगर हम पोलराइज लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम डी से, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं या प्लस से इंडिकेट करते हैं। लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं या माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल डी या प्लस डेक्स्ट्रो रोटेशन का इंडिकेटर है, स्मॉल एल या माइनस लीवो रोटेशन का इंडिकेटर है। अब वन बाय वन उन डेफिनेशंस पे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये तो बात हो गई कि हमें क्या पढ़ना है, हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अब वो जो रिलेटेड टर्म्स है वो किस तरह से हमारे पढ़ने में मदद करेंगे, वो कहां कहां यूज होते हैं, उनका यूसेज क्या है, वो कहां कहां आपसे टकराएंगे, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, कंपाउंड में किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसमें डेक्स्ट्रो रोटेशन या लीवो रोटेशन या हम बोले ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी होगी। वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक, या हम ये बोले कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन, वो कंडीशन इस शब्द से निकल करके आती है। देखिए ये पर्टिकुलर वर्ड मैंने सबसे ऊपर लिखा था, कायरैलिटी, या इसको कुछ लोग पढ़ते हैं चिरैलिटी। ये कायरैलिटी या चिरैलिटी अगर हम बात करें, ये सिनोनिम है एसिमेट्री का। दिस इज द सिनोनिम ऑफ एसिमेट्री, राइट। ये हर उस जगह पे मिलेगा जहां पर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, राइट। कोई ऑब्जेक्ट अगर एसिमेट्रिक है यानी वो कायरल है या चिराल है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसिमेट्रिक है तो वो कायरल है या चिराल है, ये बात आप समझ करके चलेंगे, ठीक है जी। अब क्या स्थिति है, ये शब्द क्यों आया, एक शब्द काफी नहीं था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जब हम 11th-12th में थे, उस टाइम पर हमें बताया गया था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ऐसा हमें पढ़ाया गया, ठीक। तो सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो क्या है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम है जिसकी 4 वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो, ठीक है, जिसकी 4 वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो, जैसे यहां पे ABCD लगे हुए हैं। ऐसा जो कार्बन एटम है ये एसिमेट्रिक होगा, यानी इसके अंदर कोई प्लेन ऐसा नहीं होगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां से ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाए, इसके अंदर किसी तरीके की सिमेट्री नहीं। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो एसिमेट्रिक शब्द कार्बन एटम के लिए यूज होता था। आज की डेट में जब हम आपको पढ़ाते हैं तो ये शब्द यूज होता है जो मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। आज की डेट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं, नए नए इन्वेस्टिगेशंस, नए नए कंपाउंड्स का मिलना, कि हमें वास्तव में अपनी कुछ चीजों को रिफाइन करना पड़ा है। मैं अपने जमाने की बात जैसे कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि मेरे को यह सिखाया गया कि साहब कंपाउंड में अगर एक या एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब
इस कंपाउंड को देख लेते हैं। ये कंपाउंड, ये वो हिस्टोरिक कंपाउंड है, ऐतिहासिक कंपाउंड है, जिससे शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिस्कवरी हुई। टार्टरिक एसिड है ये। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड में आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा ये कार्बन एटम। अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और चौथा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ये जुड़ा हुआ है। इसको आपने कहा CHOH डॉट COOH। ये 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, चारों डिफरेंट है। तो ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक नंबर 1 इसको लिख देते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं। सिमिलरली जब आप इस कार्बन एटम को देखेंगे तो इस कार्बन एटम की रेस्पेक्ट में ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक OH जुड़ा हुआ है, ये एक COOH जुड़ा हुआ है, राइट। और चौथा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ये रहा, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। इट इज अगेन CHOH डॉट COOH, ये चौथा ग्रुप, राइट। तो सर्टेन सी बात है कि ये जो कार्बन एटम है इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसका नाम हमने रख दिया नंबर 2। ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो इस कंपाउंड में 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। अगर हमें सिखाई हुई बात सही है, अगर हमें सिखाई हुई बात सही है तो कायदे में इस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से जब पोलराइज लाइट पास की गई तो वो पोलराइज लाइट में ना तो डेक्स्ट्रो रोटेशन देखा गया ना लीवो रोटेशन देखा गया। ना तो वहां डेक्स्ट्रो रोटेशन था ना लीवो रोटेशन था। यानी निकोल प्रिज्म से पहले और निकोल प्रिज्म के बाद वाली जो लाइट है ये दोनों लाइट सेम थी, ठीक। तो इस तरीके की सिचुएशन इसमें आई। दैट मीन्स कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला, in spite of the fact that this compound contain 2 asymmetric carbon atoms। इसमें 2 asymmetric carbon atoms है, उसके बावजूद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश की गई तो यहां पे एक बड़ी बारीक सी चीज पाई गई, एंड दैट इज इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको सिमेट्री दिखाई देगी। ये जो लाइन मैंने खींची है डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन से अगर आप देखेंगे तो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर वास्तव में लाइन ऑफ सिमेट्राइजेशन मौजूद, इसके अंदर वास्तव में लाइन ऑफ सिमेट्राइजेशन मौजूद है। यानी एक ऐसी लाइन मौजूद है जहां से इसके 2 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं, जहां से इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन वास्तव में इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आज की डेट में क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में, इसको बोलते हैं हम मीसोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड की मीसोफॉर्म है और टार्टरिक एसिड की ये मीसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मौजूद हैं।
क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। यानी आज जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो मेरे को सिखाई गई जो डेफिनेशन थी स्कूल टाइम्स में, उसको हल्का सा मॉडिफाई किया गया। और वो हल्का सा मॉडिफिकेशन क्या है कि द कंपाउंड में और may not contain asymmetric carbon atom, but the molecule must be chiral. कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने वाला कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखे या ना रखे, उसके अंदर मॉलिक्यूल में इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में कहीं से डिवाइड ना किया जा सके। तो बेसिकली एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस या एब्सेंस अब पैरामीटर नहीं रह गई। अब पैरामीटर क्या रह गया? मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री। यहां मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा जहां मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, उसके बावजूद भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरी साइड मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बनाने जा रहा हूं जिनमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें पहला केस इस तरह के मॉलिक्यूल्स का है। ये कोई दो ग्रुप्स लगे हैं एक्स और वाई, ये कोई दो ग्रुप्स लगे हैं ए और बी। ये कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? क्यूमुलेटिव डाइईन है। ये कंपाउंड क्यूमुलेटिव डाइईन है, राइट। दूसरा नाम इसका क्या है? एलीन। तो एलीन डेरिवेटिव्स में आपको ये क्या हो गया? एलीन डेरिवेटिव। एलीन जो होता है वो क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एलीन। ये एलीन का डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोजन हट के डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब इसकी मैंने क्या खास बात आपको बताई थी? अगर इसके अंदर देखेंगे, ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन एटम है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन एटम अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन एटम, इससे ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। एक ये p ऑर्बिटल है, दूसरी ये p ऑर्बिटल है। ये दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ये दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब अगर ये दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो इधर वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम की तो p ऑर्बिटल इस प्लेन में होगी। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी समझा हुआ है। ये तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाएगी, और इधर वाला जो कार्बन एटम है उसकी p ऑर्बिटल इस तरह के प्लेन में होगी जो इस तरीके का बॉन्ड बनाएगी। यानी ये दो कार्बन एटम्स
एक दूसरे से 90 डिग्री पर इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल लिए हुए हैं। दैट मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, जो कि यहां एसिमेट्री पैदा कर रही है। तो इस मॉलिक्यूल में कहीं भी आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं मिलेगा, लेकिन मजे की बात क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके स्पेशल स्टीरियो स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से है। यानी अगर पहला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है तो दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है, इससे 90 डिग्री पर। अगर पहला ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो इधर का हिस्सा अलग हो गया, उससे इधर का हिस्सा अलग है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्री मौजूद है, इसको कहीं से भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक बिल्कुल सेम रीजन वाला केस इस कंपाउंड में भी एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड इधर कोई ग्रुप ए लगा दिया, इधर कोई ग्रुप बी लगा दिया। ये क्या हो गया? बाइफिनाइल डेरिवेटिव। ये क्या हो गया? बाइफिनाइल डेरिवेटिव। तो बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स में इस तरह की सिचुएशन है, ये भी सेम सिचुएशन है। यहां पे भी जो दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं, अगर आप देखेंगे एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन है। ये बेसिकली मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन है। अगर दोनों सेम प्लेन पे रहेंगे तो एक दूसरे पे हाई रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। उस रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए एक प्लेन इसमें चला जाता है, एक प्लेन इसमें चला जाता है। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसके अंदर भी मौजूद नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसके अंदर भी मौजूद नहीं है। तो सर्टेन सी बात है, 3 केसेस हमारे पास है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर 3 पॉसिबिलिटीज को देखें तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में जो मुझे सिखाई गई डेफिनेशन है वो इनकरेक्ट है। मुझे तो ये सिखाया गया था कि एक या एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर कंपाउंड में मौजूद हो तो उसे देख लो, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अब यहां पर जब 3 डायमेंशनल अप्रोच लग गई, जब 3 डायमेंशनल चीजें आने लगी, तो पहला तो ये केस मिला जहां 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स थे लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव था। दूसरा ये केस मिला जिसमें आपको कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं दिखाई देगा लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तीसरा वो केस मिलेगा, इसमें भी आपको कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं दिखाई देगा लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर इस तरीके की सिचुएशंस है तो सर्टेनली इन सबके अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है? ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होने की बजाय ये इस तरीके की सिचुएशन रखता है। यानी एटम तो अपनी जगह सही है, एटम में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्री रखता है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इसके अंदर आ गई। ठीक है, यहां एटम की जरूरत ही नहीं है, मॉलिक्यूल में अपने आप में एसिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम इज द केस हियर, यहां भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है, इसलिए वास्तव में जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आज की डेट में जो डेफिनेशन हमें दिमाग में रखनी है वो डेफिनेशन क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहां पर हम एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमर शब्द नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी उन कंपाउंड्स में हमें दिखाई देगी जहां मॉलिक्यूल में एसिमेट्री हो। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद हो या नहीं मौजूद हो, इससे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। 90% केसेस ओके हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन 10% केसेस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है जहां एसिमेट्रिक कार्बन एटम ना हो। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, एंड दैट इज हम इन दो शब्दों के बारे में कंपैरिजन कर रहे थे, एसिमेट्री और कायरल। यानी ये दो शब्द हमें क्यों दिए गए? एक्चुअली आईयूपीएससी ने जब ये देखा कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये टर्म अपने फंक्शनिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस टाइम पर उसका सिनोनिम दिया गया कायरल, जो कि फंक्शनिंग को जस्टिफाई कर रहा है। यानी अगर हम कायरल शब्द यूज कर रहे हैं तो कायदे में शुरुआत में जब ये शब्द दिया गया था तो मॉलिक्यूल के कंटेक्स्ट में दिया गया था, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल और एटम दोनों के लिए एसिमेट्रिक शब्द ही यूज करोगे तो वहां कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस कंफ्यूजन को ओवररूल करने के लिए एक तरफ वहां दे दिया गया एसिमेट्रिक शब्द जो चल ही रहा था, दूसरा शब्द जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया वो कायरल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि ये जो कायरल शब्द है, ये कायरल शब्द वास्तव में एसिमेट्रिक शब्द को रिप्लेस कर दे रहा है, राइट। तो ये कायरल शब्द हमें याद रखना है, जहां भी आ रहा है एसिमेट्री के लिए आ रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, उनके पहचान का तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे करके इस शब्द का इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शब्द की तरफ, एंड दैट सेकंड वर्ड वाज इनेंशियोमस। ये दूसरा शब्द मैंने लिखा था इनेंशियोमस। इनेंशियोमस को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are non-superimposable mirror images of each other. Optically active compounds which are non-superimposable mirror images of each other, उन्हें हम इनेंशियोमस कहते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब कैसे समझते हैं? मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसके लिए क्या कंपल्शन है कि वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी उसके मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होनी चाहिए। अब हम किसी एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन देख लेते हैं। एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन कैसी होती है उसे समझ लेते हैं। अगर हम अपने हाथ को देखते हैं, इसे देखिए, यहां तक ये जो हाथ है, यहां तक ये जो हाथ है ये एसिमेट्रिक है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसको कहीं से भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको कहीं से भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये टोटली एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको शीशे में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ये वाला हाथ दिखाई देता है। इसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी आप, राइट? अगर इसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी तो व्हाट डज इट मीन? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो इमेज है इसको आप इस पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक, ये कहीं से भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होने वाली सिचुएशन में नहीं है। आप घुमा फिरा के जितना चाहे ट्राई कर सकते हैं। यानी मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है
इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कीवर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का लिखा हुआ है। इसका मतलब वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब यहां पर मैं दूसरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है कि कोई भी एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, उस एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल ही होगी। कोई भी एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल ही होगी। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो एसिमेट्रिक है, और अगर वो एसिमेट्रिक है तो उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल ही है, राइट। तो इस डेफिनेशन के जरिए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर में दो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं टुवर्ड्स द पोलराइज लाइट, यानी हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी कंपाउंड की बात करना चाह रहे हैं। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी प्रॉपर्टी वास्तव में हम इनेंशियोमर के जरिए बताना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वहां एक नेसेसिटी है। वो नेसेसिटी क्या है कि उसकी मिरर इमेज का स्ट्रक्चर रखने वाला एक दूसरा कंपाउंड भी नेचर में प्रेजेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी के अपोजिट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अगर कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड हमें दिखता है तो ये ऑब्वियस है कि उसका लीवर रोटेटरी काउंटर पार्ट भी नेचर में मौजूद होगा, और उस लीवर रोटेटरी काउंटर पार्ट को हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। वो लीवर रोटेटरी काउंटर पार्ट वास्तव में उसकी मिरर इमेज जैसा दिखता होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनेंशियोमर्स हमेशा पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कहते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं बच्चों को परेशान करने के लिए पूछ लेता हूं कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 98 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, उस कंपाउंड में 98 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, तो उसके इनेंशियोमर कितने होंगे? ऐसा सवाल मैं पूछ लेता हूं, राइट। अब इस सवाल को आप समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि किसी कंपाउंड के अंदर 98 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, उसके इनेंशियोमर कितने होंगे? तो बच्चे नॉर्मली क्या है कि बुक्स में फॉर्मूले दिए होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला दिया होता है कि नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स अगर ऐसे करके काउंट करने हैं तो 2 to the power n का एक अधूरा सा फॉर्मूला उन्हें याद रहता है जिसमें n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मेरे पास आप लोग रिजल्ट ले आते हो, आप बोलते हो कि साहब वो जो नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स होंगे वो 2 to the power n के हिसाब से 2 to the power 98 लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि ये 2 to the power n ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए दिया होता है? नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स के लिए दिया होता है, इनेंशियोमर्स के लिए नहीं दिया होता है। नंबर ऑफ इनेंशियोमर अगर पूछा गया है तो नंबर ऑफ इनेंशियोमर तो एक ही होगा। मैं यहां पर यह बात बहुत साफ आपको कर चुका हूं। किसी भी कंपाउंड में कितने भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हो, उसके अंदर इनेंशियोमर तो उसका एक ही होगा जो उसकी मिरर इमेज होगा। मैं आपको कह चुका हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वास्तव में पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक काउंटर पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, दूसरे का नंबर पूछूंगा तो वो एक ही आएगा, एक से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। तो यहां
ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के जो इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, वो इनेंशियोमेरिक पेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इनेंशियोमर अगर उसके पूछे जाए तो वो एक ही होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ कंपाउंड आपको बना रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या बात पूछना चाह रहा हूं। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बना देता हूं जो जनरलाइज स्ट्रक्चर होगा। सपोज ऐसा करके बना देता हूं, Z, ये कार्बन एटम, ये कार्बन 3, ये Z, A B C D E F, एक कार्बन एटम और ले लेते हैं, अच्छा रहेगा समझने में, G और H। इसके अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज कैसी होगी? इस तरह की होगी, Z C C C C Z H G F E D C और B A, ये मिरर इमेज होगी। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर वाला एक कंपाउंड ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, Z C C C C Z, राइट, ये A और B सेम है। अब यहां पे हमने क्या किया, C और D का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया, D और C कर दिया। ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक है जी। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, Z C C C C Z। इसे अगर आप देखेंगे तो ये H G F E, ये C, ये D और ये B और A। इस कंपाउंड को देख लीजिए, ना तो इसकी मिरर इमेज है ना इसकी मिरर इमेज है। इस कंपाउंड को देख लीजिए, ये भी ना तो इसकी मिरर इमेज है ना इसकी मिरर इमेज। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है इस दूसरे कार्बन एटम पे आ रहा है। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है कि इस कंपाउंड का तो एक ही इनेंशियोमर है ये, इस कंपाउंड का एक ही इनेंशियोमर है ये, लेकिन यहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले 2 इनेंशियोमेरिक पेयर हो गए। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली सवाल में वो पूछ क्या रहा है। नंबर ऑफ इनेंशियोमर पूछ रहा है तो हमेशा 1 आंसर होगा। नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स पूछ रहा है तो 2 to the power n या 2 to the power n minus 1 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, उससे आप निकाल सकते हैं। अगली जो चीज है वो क्या है कि अगर ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं और ये दोनों भी इनेंशियोमर्स हैं, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है और इन दोनों में क्या कनेक्शन है। सिमिलरली इन दोनों में क्या कनेक्शन है और इन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्टिविटी भी आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैंने दूसरा शब्द लिखा था डायास्टीरियोमर्स, मैं इसको यहां पर लिख इसलिए रहा हूं कि दोनों चीजें आपको सामने सामने क्लियर होनी चाहिए। इनेंशियोमर के लिए आपने लिखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है वो तो इनएंशियोमर है। अब यहां पे दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये क्या हो गए? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है, ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है, लेकिन इसका और इसका कनेक्शन या इसका और इसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है। एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर जरूर है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में दो बेसिक कैटेगरी हो गई, एक तो वो जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, एक वो जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। जो मिरर इमेजेस होंगे उनका नंबर 2 ही होगा, जो मिरर इमेजेस नहीं है उनका नंबर आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम के नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज पहले कार्बन एटम पे भी हो सकता था, दूसरे पे भी हो सकता था, तीसरे पे भी हो सकता था, चौथे पे भी हो सकता था। तो अकॉर्डिंगली 4 पेयर्स ऐसे बन सकते थे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, इसी तरीके से इस वाले कार्बन एटम पे डिफरेंस आ जाता तो तीसरा पेयर, इस पे डिफरेंस आ जाता तो चौथा पेयर, और इस पे डिफरेंस आ जाता तो 5वां पेयर। राइट, तो इस तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हैं वो डायस्टीरियोमेरिक कैटेगरीज में आते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप देते हैं वो देते हैं जैसे ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के साथ आप पढ़ते हैं गैलेक्टोज। राइट, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। ग्लूकोज में अपनी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी फॉर्म्स होंगी, गैलेक्टोज में अपनी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी फॉर्म्स होंगी। राइट, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6। दोनों का ही जो 2D स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। पहले कार्बन एटम पर CHO ग्रुप लगा है, नीचे OH ग्रुप्स लगे हैं। जो डिफरेंस है वो OH ग्रुप के ओरिएंटेशंस में है। ठीक है जी, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि डायस्टीरियोमर्स क्या है और इनएंशियोमर्स क्या है। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, और वो आगे का स्टेप है डायस्टीरियोमर्स के सब टाइप। डायस्टीरियोमर्स के 2 बेसिक सब टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं। एक इपीमर और दूसरा एनोमर। इपीमर मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है, ये क्या है? इपीमर। और अगर एनोमर होता तो कैसा होता ये भी देख लीजिए। एनोमर होता तो ऐसा होता ZC एनोमर होता तो ऐसा होता। ये कौन सा कार्बन एटम है? टर्मिनल कार्बन एटम। इस टर्मिनल कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है, देखिए यहां बी और ए उल्टे लगे हुए हैं एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में। तो टर्मिनल कार्बन एटम पर अगर ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है यानी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है तो एनोमर्स की कैटेगरी है। और अगर इंटरस्टिशियल कार्बन एटम यानी बीच के कार्बन एटम पर, इस वाला या इस वाले कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है तो ये इपीमर की कैटेगरी है। राइट, यानी यहां पर एक और एनोमर पॉसिबल है। वो किस तरह का हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये ए और बी एज इट इज रहे, ये वाला बदल जाए,
ये H और G हो जाए, बाकी सब सेम रहे। ये CD है, ये E और F है, राइट। तो ये दोनों की दोनों कैटेगरीज किसकी है? एनोमर्स की है। और ये वाली कैटेगरी या E और F में जो चेंज होगा वो कैटेगरी इपीमर्स की है। तो डायास्टीरियोमर्स में इपीमर्स और एनोमर्स ये कब आप डिफाइन करेंगे? व्हेन configurational change is seen at a single asymmetric carbon atom। अगर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर है तो डायास्टीरियोमर इपीमर हो सकता है या एनोमर हो सकता है। अब ये सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये जो मैंने चीज यहां स्पेसिफाई की है, ये सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम इपीमर के केस में इंटरस्टिशियल है, यानी बीच का, किनारे का नहीं। और एनोमर के केस में यही सिंगल कार्बन एटम टर्मिनल है। एनोमर के केस में यही जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है, ये किनारे का है, ठीक है। एनोमर्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एनोमर्स का बेस्ट एग्जाम्पल आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले अपने चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें अल्फा और बीटा फॉर्म्स बताई गई हैं ग्लूकोज की। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ये एनोमर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो ये क्लियर कट आइडिया आपको लग जाना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर किसे कह रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर में इनेंशियोमर शब्द के मायने क्या है, डायस्टीरियोमर शब्द के मायने क्या है, इपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है। इसके अलावा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, कार्यालिटी क्या होती है, एसिमेट्री क्या होती है, इन सारे शब्दों का आइडिया आपको लग जाना चाहिए। ये वाली सारी सिचुएशंस को आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम जो सेकंड लेक्चर ऑप्टिकल एक्टिविटी का लेंगे या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेंगे, उसमें हम एडवांस जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, यानी इनके नाम लिखने के तरीके, इनके नोमेनक्लेचर के सिस्टम्स, और इसके अलावा स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, म्यूटर रोटेशन क्या होता है, इस तरीके की चीजों पे जाएंगे, राइट। तो ये वाली क्लास आज यहां पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो एडवांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम लेंगे। थैंक्स।